संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। देश को आजाद हुए उद्यांश इतने साल हो गए हैं, किस तरह से आप बदलते तस्वीर को देख रहे हैं? चाहे हम स्वामी विवेकानंद से लगाए वर्तमान समय में संसद में युवाओं का प्रतिनिधित्व देखें तो हर समय युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। आप लोग सड़कों पर निकलती हैं, लड़कियों के ड्रेस कोड पर तमाम लोग सवाल उठाते हैं। ड्रेस कोड डिसाइड नहीं कर सकता है कि आपका कैरेक्टर कैसा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अपील करना चाहता हूं कि युवाओं की भूमिका राजनीति में बढ़ाने के लिए जो न्यूनतम आयु 25 वर्ष है उसको घटा के 21 वर्ष की जाए। और ये शानदार मांग है। युवाओं की राजनीति में सक्रियता तभी देखने को मिलेगी जब सरकार भी इस विषय पर ध्यान देगी। संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये पंक्तियां 1857 से शुरू हुई। युवाओं के जहन में कहीं ना कहीं 1947 और देश की आज़ादी के बाद भी युवाओं के दिल में ये पंक्तियां खनकती रहीं। और इसमें कहीं दो राय नहीं है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जब जब युवाओं ने कमान संभाली, जब जब युवाओं के हाथ में वो बागडोर थामा, देश को एक अग्रिम ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया। तो देश आज़ाद है और उस आज़ादी में जिसने अपनी जान की बाजी लगाई हम बिल्कुल भूल नहीं सकते हैं। चाहे वो मंगल पांडे हो, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आज़ाद की तरह न जाने कितने युवा नौजवान अपनी जान की बाजी लगाकर इस देश पर निछावर हो गए। तब जाकर हमें आज़ादी मिली और हम खुले आसमान के नीचे, खुले आसमान में सांस लेने को और उड़ने को तैयार हैं। तो आइए, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इंडिया हेड पहुंचा है युवाओं के बीच, मनाने स्वतंत्रता का रंग युवाओं के संग। वक्त बदला है, दौर बदले हैं, लेकिन जिम्मेदारी जो है वो अभी बिल्कुल बदलते नजर नहीं आएगी। क्योंकि 1947 के पहले जो युवाओं के कंधों पर जिम्मेदारी थी इस देश को आज़ाद कराना, लेकिन अब आज़ादी के बाद इन युवाओं के कंधों पर जिम्मेदारी है कि भारत को, आज़ाद भारत को विकसित भारत बनाने की ओर अग्रसर करने का। तो चलिए सीधे रुख करते हैं इन युवाओं का। और सबसे पहले आपकी तरफ हम रुख करें, आपको दिल से हम सलाम करना चाहते हैं क्योंकि आप भारत के युवा शक्ति हैं। आप भारत की वो चेतना है जिसके आधार पर भारत की नई इमारत गढ़ी जाएगी। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है इंडिया हेड पर। एक बार जोरदार ताली आप अपने लिए बजा लीजिए। वो सवाल युवाओं से हम करने की कोशिश करेंगे और उनके जवाब निकालने की कोशिश करेंगे जो देश के लिए, देश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और कहते हैं युवाओं के हाथ में वो पतंग की डोर होती है, वो कमान होती है जिसके बदौलत देश कहीं ना कहीं विकास की गति को प्राप्त होता है। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देर के। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम उद्यांश पांडे है। मैं पत्रकारिता का विद्यार्थी हूँ। कलमकार हैं, पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं। देश को आज़ाद हुए उद्यांश इतने साल हो गए हैं, किस तरह से आप बदलते तस्वीर को देख रहे हैं? चूँकि 1857 से ये शुरू हुई कहानी, 1947, उसके बाद हमने 71-72 का भी दौर देखा, इमरजेंसी भी देखी हमने, और अब 2024 में हम हैं। देश की इस बदलते तस्वीर को आप किस तरह से देख रहे हैं उद्यांश? देखिए, जब से इस देश की बात होनी शुरू हुई, चाहे हम स्वामी विवेकानंद से लगाए वर्तमान समय में संसद में युवाओं का प्रतिनिधित्व देखें तो हर समय युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। चाहे हम आज़ादी के समय मंगल पांडे से लगाए भगत सिंह को देख लें, या वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि भारत को विकसित बनाने में युवाओं की एक महती भूमिका होनी चाहिए। हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया और हम अभी विकसित भारत के संकल्प को लेकर के आगे चल रहे हैं। तो युवाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। जिस क्षेत्र में वह हैं उस क्षेत्र में अपने साथ साथ राष्ट्रहित की भावना को सन्निहित करके चलना पड़ेगा। क्योंकि बिना देश के, बिना संस्कृति के, बिना सभ्यताओं के किसी का भी एक जो औचित्य वह हो नहीं सकता। इसलिए युवाओं को राष्ट्र को लेकर के चलने की आवश्यकता है। हम आधुनिकता के युग में अपने देश को पीछे न छोड़ दें, देश के साथ विकसित भारत के संकल्प को पूरा करें। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि ट्रेंड के साथ हमें नहीं बहना है। देश की जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, उसकी नींव को बरकरार रखने की जरूरत है। आइए, मातृशक्ति भी हमारे साथ है। युवा शक्ति में जब मातृशक्ति सम्मिलित होती है तो एक अलग ही ऊर्जा का संचार नजर आता है। लेकिन फिर से प्रश्न वही उठता है कि देश को आज़ाद हुए इतने वर्ष हो गए, क्या ये जो नारी शक्ति है, ये मातृशक्ति है, ये जो बेटियां हैं, ये जो देश की बहनें हैं, क्या अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं? क्योंकि तमाम तरह के सवाल इन पर उठाए जाते हैं। इंडिया हेड के माध्यम से हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से देश को आज़ाद हुए इतने साल हो गए, आप लोग सड़कों पर निकलती हैं, लड़कियों के ड्रेस कोड पर तमाम लोग सवाल उठाते हैं। कारण क्या है और इसको कैसे आखिर बदला जा सकता है? सबसे पहले अपना परिचय, फिर इसका जवाब। मेरा नाम उत्कर्षा है। मैं पत्रकारिता विभाग से हूँ और मैं इस सवाल का जवाब ये देना चाहूँगी कि जैसा कि हम सभी जानते हैं, नारी शक्ति जिस हिसाब से अब देश हित में काम कर सकती है वो सेम सिनेरियो में चल सकती है। बट मैं यही कहूँगी कि ड्रेस कोड को लेके उनका बाहर जाना, लेट जाना, हर चीज़ में, भले ही वो हर एज में उनको एक
आपत्ति जताते हैं उनके घर वाले, ये समाज। और ये कहा जाता है कि नहीं तुम्हारे कपड़े ऐसे थे इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, नहीं तुम्हारा चाल चलन ऐसा है, तुम ये करती हो, तुम वो करती हो। बेसिकली यही होता है कि उनके सारे राइट्स को दबाया जाता है। और मैं यही कहूँगी कि ड्रेस कोड डिसाइड नहीं कर सकता है कि आपका कैरेक्टर कैसा है। इस बात पे आप लोग बताइए उत्कर्षा की, क्योंकि ड्रेस कोड बिल्कुल नहीं हो सकता है। लड़कियों के ड्रेस कोड पर सवाल उठाने वाले लोग आज़ादी के इतने साल बाद कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि वो क्या सोचते हैं। इसी विषय पर हम चाहते हैं कि आपकी कुछ प्रतिक्रिया मिले। उन लोगों को क्या कुछ आप जवाब देना चाहती हैं अपने माध्यम से? जी, मेरा नाम व्याख्या शर्मा है। मैं BAMC की माखनलाल में फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। और मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जैसे इन्होंने ये बात कही कि मतलब रोक टोक काफ़ी होती हैं। तो जैसे अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल लेना चाहूँ कि लड़कों को तो रात को निकलने के लिए बहुत इजीली बोल देते हैं घर वाले, और वही घर वालों की अगर दूसरी बेटी है और एक बेटा है तो वो लड़कियों को परमिशन नहीं देते हैं। तो अगर ऐसे ही अगर ठीक है लड़कियाँ नहीं निकल सकती बाहर, वो लड़कियाँ अपने प्रिकॉशन ऐसे नहीं है नहीं लेती। अगर हम भी आज ओला कैब वगैरह कर रहे हैं तो हम अपना लाइव लोकेशन भेजते हैं। इनफैक्ट मैं अपना लाइव लोकेशन भेजती हूँ अपनी मम्मी को और अपने घर वालों को। तो आप लड़कों को भी उतना ही एटलीस्ट इतना बोले कि आप लड़कों को जाते जाते छेड़ जाते हैं लड़कियों को, क्योंकि उन्हें लगता है ये मतलब मज़ा की चीज़ है। पर वो लड़की के डर में एक मन में एक डर बैठ जाता है। तो ये कोई बहुत छोटी चीज़ नहीं है। और मतलब अगर आप लड़कियों को रोक रहे हैं, ठीक है लड़कियाँ हैं नहीं जा सकती अपनी प्रिकॉशन, लेकिन लड़कियों को में भी समझ है, अगर आप सिखाएंगे तो वो रखेंगे। बट आप लड़कों को भी रोके उतना कि ज़्यादा देर तक तुम क्यों बाहर रह रहे हो, 2-2 3-3 बजे तक अय्याशी कर रहे हो, घूम रहे हो। लेकिन अब तो आज़ादी की अगर बात करते हैं तो शायद लड़के भी इस बात से ताल्लुक़ रखेंगे कि अब लड़कियों को भी समांतर जो है वो आज़ादी मिलने लगी है। हालांकि जो लड़कियों को कमज़ोर समझते हैं, मुझे एक पंक्ति याद आ रही है कि कंगनों सा हाथों में खनकती हैं खन से जो पायलों की मीठी झनकार हैं ये बेटियाँ, और बांटती हैं प्यार नित्य, मतलब प्यार का संसार है ये बेटियां। तो बेटियों को भी कहीं ना कहीं समानता जो है अब तो देखने को मिलती है समाज में। इस बात पर सवाल हालांकि नहीं उठाया जा सकता, लेकिन मानसिकता पर आप लोग बात कर रही हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी आप लोग बजाइए। हालांकि चलिए अब दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये रहेगा कि देश में युवाओं की जो राजनीति में भागीदारी है उसको लेकर युवा क्या सोचते हैं, क्योंकि लगातार ये देखने को मिलता है चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो देश के अंदर, युवाओं को जो भागीदारी है युवाओं की वो बेहद कम देखने को मिलती है और उनको मौकाएं भी कम मिलती हैं। क्या नाम हुआ आपका और इस पर आप क्या कुछ राय है? हाँ जी, मेरा नाम तनय शर्मा है और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि जब देश में पहला चुनाव हुआ था तब 26% लोग युवा चुनकर आए थे जो 40 वर्ष से कम की आयु थे। दुर्भाग्य की बात है ये है कि अभी 2 महीने पहले जो चुनाव हुए हैं उसमें से 12% लोग 40 वर्ष से कम आयु के चुनकर आए हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि युवाओं की भूमिका राजनीति में बढ़ाने के लिए जो न्यूनतम आयु 25 वर्ष है उसको घटा के 21 वर्ष की जाए, ये मेरी मांग है। बड़ी शानदार मांग है। युवाओं की राजनीति में सक्रियता तभी देखने को मिलेगी जब सरकार भी इस विषय पर ध्यान देगी। चलिए आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम वैभव भट्ट है। मैं अपने भाई की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि 25 वर्ष से घटाकर उसको 21 करनी चाहिए। और जब मैं BAJCW सेकेंड ईयर का छात्र हूं, जब मैं 1 साल पहले इस विश्वविद्यालय में आया था तो एक सत्रारंभ कार्यक्रम हुआ था, उसमें राजेंद्र चुग जी मुख्य अतिथि थे। उनका एक मंत्र आज भी मुझे याद है कि राजनीति जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। मैं अपने हम उम्र के लोगों से मिलता हूँ, उनका ये कहना रहता है कि यार मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। अरे बाबू, राजनीति जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। अगर आप सिंगर बनना चाहें, एक्टर बनना चाहें, कुछ भी बनना चाहें, वहाँ पर कहीं ना कहीं डायरेक्टली राजनीति का हस्तक्षेप होता है। तो मेरा अपने सभी साथियों से निवेदन है कि आप रुचि रखें या ना रखें, लेकिन कम से कम आप जानें कि आपको पोलियो की एक इंजेक्शन जो लग रही है वो आपके द्वारा चुने हुए लोग वही तय करते हैं कि कितनी लगनी है और किसको लगनी है। और रही बात राजनीति में युवाओं के हस्तक्षेप की, तो जैसा कि भाई ने बताया कि आज़ादी के समय 40 वर्ष से कम उम्र के लोग राजनीति में हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे थे राजनीति के जरिए। तो मेरा ये मांग है सरकार से कि कम जो युवा नेतृत्व है वो भारत को विकसित राज्य बनाने की बात तो करते हैं, लेकिन वो छात्र नेतृत्व कहाँ से लाएंगे? युवाओं का नेतृत्व तभी आएगा जब विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में छात्र संघ के चुनाव शुरू होंगे। और कोई भी सरकार है पहले जब वो सत्ता में नहीं रहती है तो ये बोलती है कि हम चुनाव कराएंगे, छात्र हित की बात करेंगे, लेकिन जहाँ सत्ता में आते हैं वो तुरंत 360 डिग्री पलट जाते हैं। तो मेरी सरकार से मांग है, पूरे भारत में, किसी राज्य की बात नहीं है, पूरे भारत में छात्र नेतृत्व के लिए, युवा नेतृत्व के लिए छात्र संघ चुनाव होने आवश्यक हैं।
छात्र संघ चुनाव होने आवश्यक है। छात्र संघ को राजनीति की नर्सिंग कही जाती है। युवाओं की मांग है कि उस नर्सिंग को फिर से शुरू की जाए। हालांकि जब नर्सिंग होगी ही नहीं, स्कूलिंग ही नहीं होगी, तो ये छात्र जो हैं वो नेता और अच्छे नेता आखिर कैसे बनकर निकलेंगे, युवाओं की मांग है। भाई बात कर रहे थे एक्टर की, सिंगिंग की, तो मुझे याद आया जब मैं आप लोगों से बात कर रहा था तो किसी ने बताया था बहुत अच्छा गाना गाते हैं, तो सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। भाई मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को आप अपने मधुर आवाज़ से मंत्रमुग्ध ही कर दे। क्या नाम हुआ पहले ये बता दें आप। नमस्कार, मेरा नाम अभिराज मिश्रा है। मैं BA JCW फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। अच्छा, आप लोग ताल्लुक रखेंगे मेरे से। ये जो सिंगर होते हैं ना, इनके आवाज़ में एक अदब देखने को मिलती है। जैसे इन्होंने शुरू किया नमस्कार, तो लगा कि हाँ भाई इसकी आवाज़ में थोड़ी, चलिए ठीक है। स्वागत है आपका NJ Hut पर, और आपके सीधे गाने के माध्यम से दर्शकों को हम आपसे जोड़ने की कोशिश करते हैं। मैं चाहूँगा 2-3 लाइन मैं गाऊँगा, फिर उसके बाद आप सब ज्वाइन कीजिएगा। है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, साथ में गाइए आप सब। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ तहाँ में याद रहे तू, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन सब साथ में गाएंगे। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। धन्यवाद। बहुत खूब, जोरदार तालियां भाई के लिए बजा ली जाए। लेकिन वतन आबाद तब तक रहेगा और तभी हो पाएगा जब सबका प्रयास होगा, चाहे वो सरकार हो। जिस तरह से वैभव बता रहे थे कि राजनीति जो है वो तय करती है हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारे लहजे, हमारे कपड़े, सब कुछ राजनीति तय करती है। लेकिन मैं आपसे विकसित भारत को लेकर एक सवाल जो है कैसे होगा, इस पर मैं प्रतिक्रिया चाहूँगा सबसे लूँ, क्योंकि हर युवा के भीतर अपनी एक अलग आवाज़ चलती है कि भारत को विकसित कैसे कर पाएंगे। 30 सेकंड की प्रक्रिया मैं आप सबसे लेना चाहूँगा। शुरू आपसे करता हूँ। विकसित भारत आखिर कैसे बनाएंगे हम? मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है और मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। देखिए, विकसित भारत जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है और हमारा भी ये संकल्प रहना चाहिए। देखिए, विकसित भारत करना आसान तो नहीं है, लेकिन हम इस पे प्रयास जरूर कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दें और इंडस्ट्री यहाँ लेके आ जाए, वो विकसित भारत नहीं होगा। विकसित भारत तब होगा जब आप हेल्थ, एजुकेशन और स्पोर्ट्स, जैसा कि अभी हाल ही फिलहाल में ओलंपिक्स की समाप्ति हुई जिसमें भारत को 7 मेडल मिले, अब इसको हमें आगे बढ़ाना है, ना कि हम इसको 10 के बाद 15 ये सब नहीं करना। एक तरफ चाइना है जो 200-220 मेडल लाता है हर एक ओलंपिक्स में। अब हमें भी हमारे युवाओं को, हमारे नौजवानों को वो फैसिलिटी देनी पड़ेगी ताकि वो वहाँ पर मतलब वो ओलंपिक्स में अपना वो दर्जा प्राप्त कर सके और भारत की एक दबदबा दुनिया में बने। भारत की दबदबा बनाने के लिए सरकार को स्वास्थ्य, शिक्षा और स्पोर्ट्स पे काम करना होगा, बहुत शानदार सोच के साथ। इसीलिए कहता हूँ कि युवा वो देश की ताकत हैं। वो यही युवा है जिन्होंने कभी कहा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ऐसे ही युवा उस टाइम भी थे, उस वक्त भी थे, और ये युवा यहाँ बैठकर उसी तरह के विचार जब देश हित में रखते हैं तो वाकई गर्व होता है आज की युवा में। हालांकि मैं प्रतिक्रिया की बात करता हूँ, शुरू करता हूँ 30 सेकंड की प्रतिक्रिया आप सबसे। विकसित भारत कैसे बने? नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम सुमेधा कुमारी सिंह है और मैं जनसंचार की छात्रा हूँ। तो मेरा मानना यह है कि विकसित भारत के लिए युवाओं का अत्यंत ही अमूल्य योगदान होता है। राष्ट्र निर्माण में युवा एक उस नींव की तरह है जिनको यदि सकारात्मक दिशा प्राप्त हो जाए तो वह समाज तथा संपूर्ण राष्ट्र के लिए आशीर्वाद सिद्ध हो सकते हैं। परंतु यदि उसी युवा शक्ति को नकारात्मक दिशा प्राप्त हो जाए तो उसे आशीर्वाद से अभिशाप में परिवर्तित होने में भी समय नहीं लगता। इसलिए कहते हैं कि जहाँ जवानी जाती है वहाँ जहान जाता है, जहाँ खोखला हर युवा हो वह देश खंडर कहलाता है, वह देश खंडर कहलाता है। एक और चीज़, इसलिए कहते हैं कि ना हिंदू की ज़रूरत है ना मुसलमान की ज़रूरत है, कि ना हिंदू की ज़रूरत है ना मुसलमान की ज़रूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक अच्छे युवा धन की ज़रूरत है, अच्छे युवा धन की ज़रूरत है। इसी कड़ी में आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे कि विकसित भारत आखिर कैसे हो पाए? नमस्कार, मेरा नाम प्रेक्षा सूर्यवंशी है और मैं BA MC की फर्स्ट सेमेस्टर की छात्रा हूँ।
मैं आपको ये मेरा ओपिनियन है कि विकसित भारत के लिए युवा को पॉलिटिकल कम्युनिटी में होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, क्योंकि युवा देश का भविष्य है। युवा जब तक युवा पॉलिटिकल लीडर पे नहीं आएगा तो शायद विकसित भारत संभव होने की संभावनाएं कम हो जाएगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर से भी एक दो लोगों से कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्या नाम हुआ भाई आपका? नमस्कार, मैं आयुष सिंह। मेरे सभी साथियों ने बताया कि कैसे भारत विकसित हो सकता है। सभी ने सकारात्मक पहलुओं को रखा। हो सकता है कि आने वाले भविष्य में एक अच्छा पत्रकार बनकर उभरूं, तो निगेटिव एस्पेक्ट्स को भी रखना ज़रूरी है कहीं ना कहीं, ये मुझे लगता है। युवाओं का भागीदारी हर क्षेत्र में बढ़ रहा है, परंतु इसके साथ साथ कुछ न कुछ बातों पर हमें ध्यान देना बेहद ही ज़रूरी है। जैसे रिसेंटली आप लोगों ने देखा कोलकाता में रेप केस, तो कहीं ना कहीं हम युवाओं को चाहिए कि इन सभी चीज़ों में आगे आएँ और इन सभी चीज़ों के प्रति जागरूक बने, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम युवा इस क्षेत्र में आगे नहीं आएंगे, इन सभी चीज़ों को रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, तो चाहे ये इंडिया कितना भी डिजिटल हो जाए, हम इन सभी मामलों में कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। और जब देश की नारी सुरक्षित नहीं रहेगी, ये देश कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। बिल्कुल सही बात आपने कही। हाँ, आप कुछ कह रहे थे, बताइए। प्रणाम, मेरा नाम आदर्श यादव है और मैं पत्रकारिता का छात्र हूँ। मैं विकसित भारत के बारे में अपनी राय रखना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भ्रष्टाचार किस तरह से अपनी जड़ें को मजबूत करते जा रहा है लगातार भारत में, तो एक विकसित भारत तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक उसमें भ्रष्टाचार फैला हुआ है। मैं आपको दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट बता रहा हूँ। वो 2023 की दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट कहती है कि हमारा भ्रष्टाचार के मामले पर पूरी वर्ल्ड रैंकिंग में 93 स्थान है। बहुत सारे पिछले जो देश हैं वो भी हमसे आगे हैं, वो भी हमसे मतलब भ्रष्टाचार के मामले में पीछे हैं। वो भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं और हम करते जा रहे हैं, बल्कि हमारे पास इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतनी अच्छी राजनीति है, इसके बावजूद भी हमारा भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है हमारे देश में। मैं यहाँ के युवाओं से ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम युवाओं ही आगे जाएंगे। अगर हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो भारत में भ्रष्टाचार नहीं होगा। और इसके बाद मैं शिक्षा व्यवस्था की बात करना चाहता हूँ। सरकार से मेरा निवेदन है कि आप हर बार कहते हैं कि हम शिक्षा का 6 से 7% लगाएंगे जीएसटी का शिक्षा पर लगाते सिर्फ 2 से 3% है। तो मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर शिक्षित हर व्यक्ति होगा तो भारत विकसित जरूर होगा। धन्यवाद। शिक्षित होगा भारत तो ही विकसित होगा भारत, यही संकल्प है और यही मांग भी है युवाओं की। मैं जरा यहाँ बैठना चाहता हूँ अब 2 मिनट के लिए, ताकि मैं भी कनेक्ट कर पाऊँ, क्योंकि मैं भी इस देश का युवा हूँ, पत्रकार होने के पहले इस देश का नागरिक हूँ। आपसे मैं चाहता हूँ कि जरा एक बार फिर कुछ आपके तरन्नुम हो जाए, तराने हो जाए, वो जो अगर किसी के अंदर वो जाए, जैसे मेरे वतन के लोगों, जब लोग सुने तो उनको वो कहानी याद आए कि 1857 1947 में आखिर हुआ क्या था। इस तरह का कोई गीत आपके पास हो, फिर उद्यान आपके पास भी आएंगे, क्योंकि आप अच्छी कविताएं करते हैं, हमें पता चला है, और आपसे कविताएं भी सुनेंगे। जी, ऐ मेरे वतन के लोगों से, तो जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो 15 अगस्त में श्री लता मंगेशकर जी ने वहाँ पे ये गाना लाइव परफॉर्म किया था। तो आज कुर्बानी। धन्यवाद। बहुत शानदार ये आवाज़। देखिए, कहते हैं कि यही युवा आगे चलकर कलमकार बनेंगे, साहित्यकार बनेंगे। इन्हीं में से कोई सचिन तेंदुलकर होने वाला है, कोई रामधारी सिंह दिनकर होने वाला है। अब जब रामधारी सिंह दिनकर की जिक्र मैंने कर ही दी है, तो उद्यांश, मैं चाहता हूं कि आप अपनी पंक्तियों से, चूँकि आपको बता दूं कि ये बहुत अच्छे कवि हैं और बड़े बड़े मंचों पर इन्होंने परफॉर्मेंस भी दिया, तो मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों से इनका आप लोग स्वागत करिए। इंडिया हैट पर भी आपका स्वागत है, और आपकी वो पंक्तियाँ, ओज की वो पंक्तियाँ जो वाकई लोगों के अंदर वो ऊर्जा, वो उत्साह भरने का काम करे इस स्वतंत्रता दिवस पर।
मैं बस कुछ पंक्तियाँ पढ़ना चाहता हूँ अपनी। अभी लोगों से बात हो रही थी, कई लोगों ने कहा कि सरकार को ऐसा करना चाहिए या हमें ऐसा करना चाहिए। सरकार को दरकिनार करके इस युवा को जागृत होने की ज़रूरत है। इसी पर मैंने स्वरचित 4 पंक्तियाँ लिखी थी कि इस देश के लिए, इसी परिवेश के लिए, इस देश के लिए, इसी परिवेश के लिए, गांधी कलाम तिलक के संदेश के लिए, अब विश्व पटल पर अमर उपदेश के लिए, अब तो उठो कुछ तो करो इस देश के लिए, अब तो उठो कुछ तो करो इस देश के लिए। इस देश के लिए हमको जागृत होने की ज़रूरत है। मैं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के को जहाँ पर फांसी हुई थी उस जगह गोरखपुर से आता हूँ। मैं बस उनकी 2 पंक्तियाँ कहता हूँ। जब वो मरने के समय गए तो उन्होंने क्या कहा कि इस युवा को अपने हित से पहले देश के लिए सोचना चाहिए। वो 2 पंक्तियाँ मैं सोचता हूँ कि सभी युवाओं को अपने जीवन में चरितार्थ करना चाहिए कि जीवन सुमन चढ़ा चरणों में, मांगे मातृभूमि से यहवर, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहें न रहें। क्या बात है, हम रहे ना रहें। ये जो भारत माता की बगिया है उसमें पुष्प जो हैं वो हमेशा लगे रहें, और इसी भारत माँ की बगिया के कुछ पुष्प हैं जो हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में मौजूद है। चलिए मैं थोड़ा सा पीछे आना चाहता हूँ। मातृशक्ति जरा से मेरे से जरा से दूर हो गई हैं। आपसे मैं बात करना चाहता हूँ, जरा सा रूबरू होने का मौका दीजिए आप। चलिए ठीक है। कैसे इस देश को 3 चीज़ों की बेहद आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा और मकान। कैसे सभी लोगों तक ये सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से पहुंचाई जा सके। अगर आपके पास कोई माध्यम हो, आपके पास कुछ कविताएं हो या कुछ ऐसे विशेष कोई चीज़ हो, उस माध्यम से, इंडिया हेड के माध्यम से आप सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करिए। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम नैनिका मिश्रा है और मैं पत्रकारिता की छात्रा हूँ। मेरा ये मानना है कि ये जो मामूली से जो चीज़ें हैं जिन्हें हम आम भाषा में कहते हैं कि हमारे रोज़ की ज़रूरतें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, ये हम सबके बीच में तब पहुँचेगा जब हम अपनी सोच बदलेंगे। कहीं ना कहीं धर्म को लेकर, जात पात को लेकर आज भी बहुत सारे लोगों में भेदभाव है। तो मैं उस पर ये कहना चाहूँगी कि ये ज़मीं ये आसमां, ये ज़मीं ये आसमां, ये खुशी और मुस्कान, ये ज़मीं और आसमां, ये खुशी और ये खुशी और ये मुस्कान, रोटी, कपड़ा और मकान, ये तब सारे लोगों के बीच में पहुंचेगी जब हम अपनी सोच बदलकर और सबके साथ मिलकर एक काम करेंगे और लोगों के बारे में सोचेंगे। चलिए, लोगों के बारे में सोचना बेहद ज़रूरी है। इतने सारे युवा हैं, हमारे पास समय की भी ज़रा सा वो कमी रहती है, लेकिन हम कोशिश करेंगे। ये युवाओं की बात है, देश हित की बात है। समय की जो भी सीमाएं हैं उसको लांघ कर आज पार कर जाएंगे, क्योंकि स्वतंत्रता का रंग हम युवाओं के संग बना रहे हैं। और जब तक युवाओं की बात हम सरकार तक नहीं ले जाएंगे तो फिर इस कार्यक्रम का, इन युवाओं के इन रंग का, युवाओं के इन सतरंगों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मैं जरा सा आप तक पहुंचना चाहता हूं, कैसे देख रही हैं देश की आज़ादी को और आज के परिवेश को, स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए? आज भारत स्वाधीन तो हो गया है लेकिन स्वतंत्र अभी भी नहीं हुआ है। और अगर हम मेंटेलिटी की बात करें तो मेंटेलिटी से अभी भारत काफ़ी पीछे है। आज हम क्वेश्चन करते हैं, हर परिवार में क्वेश्चन किया जाता है वुमेन के ड्रेस कोड को लेके। तो मेरा क्वेश्चन ये है, हम वुमेन को हमेशा कहते रहते हैं ट्रेडिशनल पहनना चाहिए, अपना ट्रेडिशन बचाना है, अपना कल्चर बचाना है। तो ये सिर्फ हम लोगों की जिम्मेदारी क्यों है? क्यों हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि जैसे लड़के लोग हैं वो भी धोती पहन कर जाएँ? हम नॉर्मली देखेंगे, हम लड़कियां जो होती हैं कुर्ती पहन के आती है। अभी भी यहाँ पे कई लोग बैठे होंगे, कई दीदियाँ बैठी हैं जो कुर्ती पहन के बैठी हैं। यहाँ पे कितने लोग हैं जो धोती पहन कर बैठे हैं? आज जो लड़के जज कर रहे हैं बैठकर, वो कितने हैं उनमें से कि जो धोती पहनकर निकलते हों और कॉन्फिडेंस के साथ निकल सकें? ड्रेस कोड पर कोई सवाल नहीं होना चाहिए, लेकिन आप लोग की अगर आपके भीतर से कोई प्रतिक्रिया आप बताना चाहें, देश हित के लिए या सरकार तक अपनी कुछ बात रखना चाहती हो, जिसके माध्यम से आपको लगता है कि देश हित में कुछ काम हो सके, महिलाओं के हित में कुछ बात हो सके। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि सिंह है। मैं जनसंचार की विद्यार्थी हूँ। मेरे हिसाब से शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो सबको समानता का अधिकार दिला सकता है, चाहे वो स्त्री हो। स्त्रियों को शिक्षित करना एक बहुत संगीन मुद्दा है, क्योंकि आज भी गाँव में हमें देखा जाता है कि शिक्षा दर काफ़ी कम है। लड़कियाँ अपना स्कूल छोड़ देती हैं क्योंकि वहाँ पे शौचालय की व्यवस्था नहीं होती, या तो परिवार द्वारा उनको रोक दिया जाता है आगे पढ़ने से। तो हम ऐसा चाहते हैं कि स्त्रियों को पढ़ने का मौका मिले ताकि हमारा देश आगे बढ़ पाए। स्त्रियों को पढ़ने का मौका मिल सके, इसलिए देश आगे बढ़ सके। आइए यहाँ कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम हो आपका? नमस्कार, मेरा नाम केवली जैन है और मैं इलाहाबाद शहर से आता हूँ। जनसंचार विभाग में मैं प्रथम वर्ष का छात्र हूँ।
हम सभी ने यहाँ पे अपने अपने जो है सजेशन दिया कि भारत देश में ये होना चाहिए, लेकिन हम सब अगर नोटिस करेंगे तो 1947 से अब हम लोग 2024 में आ चुके हैं। 77 सालों में मुद्दे नहीं बदले हैं, वही मुद्दे रहे हैं। हम लोगों ने भले ही बहुत शिखर पे चढ़ाइयाँ करी, लेकिन मुद्दे अभी भी नहीं बदले हैं। तो मैं इस पे कुछ 4 पंक्तियाँ कहना चाहूँगा। ये पंक्तियाँ जो है प्रांजल जी जैन, जो कि चंबल क्षेत्र के बहुत ही भावी कवि हैं, और मैं उनकी कुछ 4 पंक्तियाँ आप सभी के सामने कहना चाहूँगा। वक्त ने कहा मैं कि चलता हूँ, मैंने कहा हो सके तो ठहर जाओ। वक्त ने कहा कि मैं चलता हूँ, मैंने कहा हो सके तो ठहर जाओ। वक्त ने कहा तुझे कदर नहीं, मैंने कहा तुझे सबर नहीं। इन्हीं सब बातों में समय निकल गया। मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि हमने जो जिम्मेदारियाँ ली हैं उनको हमें निर्वहन करने की उनकी बहुत ज़रूरत है, नहीं तो वक्त ऐसे ही निकल जाएगा, हम देखते रह जाएंगे। 2047 में भी पहुँच जाएंगे तो मुद्दे यही रहेंगे, चर्चाएँ होती रहेंगी, पार्टियाँ आएंगी और राजनीति बदलती रहेगी, लेकिन मुद्दे नहीं बदले। मुद्दे नहीं बदलते हैं। क्या नाम हुआ आपका? कैसे मुद्दे बदले जाएंगे और मुद्दों को आधार बनाकर जो राजनीति होती है, जैसा ये लगातार कह रहे थे, वो मुद्दे कब खत्म होंगे और आखिर युवाओं की बात कब होगी? देखिए, मेरा नाम प्रतीक चांडक है। सबसे पहले इंडिया हाइट के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप मुद्दों की बात कर रहे थे और मुद्दों की बात इन्होंने भी की। तो ये देश को आज़ाद हुए कई साल हो गए हैं, पर सबसे पहले हमें आज़ाद होना होगा हमारी नकारात्मक सोच से। तो कई सारे मुद्दे हैं जो कि गलत भी हैं और जो कि सही भी हैं। तो अच्छे मुद्दों को लेकर हम आगे बढ़ें तो सर विकसित भारत को होने से जो विकसित भारत है वो ज़रूर होकर रहेगा और उसको कोई नहीं रोक पाएगा। और सभी का साथ हो और सबका विकास हो, यही चाहते हैं। सबका साथ सबका विकास तो बेहद जरूरी है। क्या कुछ कह रहे थे आप? जी, सबसे पहले तो मेरा नाम नितेश बैरागी है, मैं पत्रकारिता की छात्र हूँ। तो सबसे पहली जो बात है वो है कि चुनाव का समय आता है, हम विकसित भारत की बात करते हैं, लेकिन चुनाव के समय फ्रीबीज का जो मामला है वो सबसे पहले निकल के आता है। कोई अनाज देता है फ्री में, कोई आपका बिजली बिल माफ़ कर देता है। तो ऐसे भारत विकसित थोड़ी ना हो सकता है। विकसित भारत के लिए हमें रोटी कपड़ा और मकान से ऊपर जाके सोचना पड़ेगा। रोटी कपड़ा मकान तो मुद्दा हम जब से देश आज़ाद हुआ तब से सुनते आ रहे हैं, तभी से एक ही मुद्दे को लेके बैठे हैं। लेकिन अगर देश का विकास करना है तो इन सब चीज़ों से हमें ऊपर उठना होगा। इन सब चीज़ों से ऊपर उठना होगा। चलिए आइए यहाँ बात करते हैं। 2 लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं कुछ ज़्यादा, इनसे थोड़ी सी हल्की सी बातचीत कर लेते हैं। बताइए क्या चल रहा है आपके दिमाग में? आपने तमाम युवाओं को सुना, अलग अलग तरह की बातें यहाँ से निकल कर सामने आई, लेकिन इसका जब हम निष्कर्ष निकालते हैं, इसका जब हम समराइजेशन करते हैं, क्या कुछ चल रहा है आपके भीतर? क्योंकि जिस तरह से लगातार ये कह रहे हैं रोटी कपड़ा मकान से ऊपर उठ के बात करनी होगी, शिक्षा व्यवस्था पर बात करनी होगी, तो कैसे विकसित भारत की हम संकल्पना कर सकते हैं? शुरू में ही हमने और हमारे भाइयों ने अपने विचार रखे राजनीति को लेकर, युवाओं के नेतृत्व को लेकर। मैं थोड़ा सा अपना पॉइंट रखूंगा। अभी किसी बहन ने ड्रेस कोड को लेकर जिक्र किया, तो केवल मैं सबसे पहले तो मैं किसी पे टारगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा क्या मानना है कि केवल कपड़े पहनने की स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता नहीं होती है। मैं महिला शक्ति का मुझे पूरा सम्मान करता हूं। सभी वो हैं तो अभी जीवन है, नहीं तो ये सृष्टि की रचना ही नहीं होती। लेकिन मेरा क्या मानना है कि उन्होंने धोती कुर्ते का जिक्र किया। मैं धर्म सम्राट स्वामी करपात्री महाराज की जन्मभूमि से आता हूँ। वहाँ पर एक बहुत ही लोकप्रिय विधायक हैं रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया। उन्होंने अपने एक वक्तव्य में कहा था कि हम पैंट शर्ट पहने, जींस टॉप पहने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें हमारी संस्कृति तो मालूम होनी चाहिए। कोई अगर सूट सलवार अगर उनके पहनने के लिए बोला जा रहा है तो उनके ऊपर दबाव नहीं बनाया जा रहा है। उनका कहने का अर्थ ये है कि आप अपनी संस्कृति को जानिए। अगर लड़के पैंट शर्ट पहन रहे हैं तो उन्हें धोती कुर्ता भी पहनना चाहिए। लड़कियां अगर मॉडर्न वेशभूषा पहन रही हैं तो उनको अपनी संस्कृति भी पता होनी चाहिए। ये मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं कि हम उन पर टारगेट कर रहे हैं। एक युवा होने के नाते हमको साथ चलना है, देश को आगे बढ़ाना है। और शुरू में ही मैंने कहा कि युवा नेतृत्व की देश को बहुत आवश्यकता है। हमें हमारी संस्कृति जानना चाहिए। ये हमारी देश की हिंदू संस्कृति, ये देश की आत्मा है। क्यों आप देखते हैं पूरा विश्व केवल पुराने में आप आक्रांताओं को जाइए तो भारत पे ही सबसे अधिक आक्रमण क्यों है? क्योंकि भारतीय संस्कृति इस विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति है। सनातन संस्कृति इस देश की आत्मा है। इस देश का कल्चर इस देश को ही आगे बढ़ाएगा, ना कि कोई पाश्चात्य सभ्यता को हम अपनाएंगे और विकसित भारत बनाएंगे। भारतीय संस्कृति ही भारत को विकसित भारत बनाएगी। एक चीज़ बहुत बेहतरीन चीज़ इन्होंने कही, और कि हम परिवेश हमारा कुछ भी हो, संस्कृति और सभ्यता जो हो वो हमारा आधार होना चाहिए। हम चाहे कुछ भी पहने, हम अपनी संस्कृति अपनी सभ्यताओं को सहेज कर रखें तो वाकई भारत को विकसित बनाया सकता है। चलिए अब आखिरी पड़ाव में हम चलते हैं और आप कुछ सुनाना चाहते हैं, आपके पास कुछ हो, क्योंकि लगातार आप हमें इशारा कर रहे हैं, आपके अंदर क्या चल रहा है, क्या कुछ सुनाना चाहते हैं? देखिए, बात हो रही थी देशभक्ति की और युवाओं की। आज के समय में भी युवा हर चीज़ में भागीदारी अपनी निभा रहे हैं, और आज़ादी के पहले भी तमाम युवा जो रहे हैं जिन्होंने अपनी पूरी जवानी इस राष्ट्र के लिए न्यौछावर कर दिया, तो उनके सम्मान में अपूर्व शाह के द्वारा लिखी गई कविता की कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगा। मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ, हिंद जिनकी जान था,
नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था, कि मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था, रक्त से रंगते थे धरती को अरियों की ललकार पर, जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर, और बदन में बधी थी बेड़िया, कि बदन में बधी थी बेड़िया, दिल मगर आज़ाद था, और लहू के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था, लहू के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था। क्या बात है। और कहने को तो बहुत आसानी से हम कह देते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारे भारत देश आज़ाद हुआ था, परंतु सच कहूँ तो कि राजनीति से मिली नहीं है, कि राजनीति से मिली नहीं है, नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह के जैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह के जैसों से। और माओ ने गोली खाई थी, कि माओ ने गोली खाई थी, बेटे लटके फंदों पर, आज़ादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर, आज़ादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। चलिए, साफ तौर पे जब आज का युवा कहता है कि भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, तो वाकई इन वाक्यों में वो शौर्य दिखाई देता है, युवाओं का वो पराक्रम और युवाओं का वो जोश दिखाई देता है, उत्साह दिखाई देता है। आखिरी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ना हमारा मन कर रहा है कि कैमरा बंद हो, ना इनके यहाँ से मुझे जाने का मन कर रहा है, क्योंकि इस तरह के माहौल जो है, इस तरह के जब मकसद के साथ जब आप बाहर निकलते हैं और खासकर ऐसे दिवस पर जब आप स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो युवाओं की बात करना बेहद जरूरी हो जाता है। क्या कह रहे थे भाई आप? अभी राजनीति की बात हुई, तो राजनीति पर मैं एक व्यंग्य कसना चाहता हूं कि जब चुनाव का समय आता है तो हम धर्मों पर, जातियों पर वोट देने चले जाते हैं, पर हम वोट देने ऐसे भी जाते हैं जैसे अपना दामाद ढूंढने जा रहे हैं। हम जातियों के आधार पर या फिर धर्मों के आधार पर वोट हमको नहीं देना चाहिए। और चुनाव के समय पर जिन पैसों से हमें अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सकता था, अच्छे स्कूल मिल सकते थे, अच्छे हॉस्पिटल मिल सकते थे, उसको हम 500 रुपये और एक दारू की बोतल में बेच आते हैं। पैसे देकर वोट लेना सबसे खराब सौदा होता है, जो कि सिर्फ एक बेवकूफ़ इंसान ही कर सकता है। तो मैं इस देश के युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि आप जाति, धर्मों, 500 रुपये और एक दारू की बोतल में मत बिकिए। एक हमें विकसित भारत अगर देखना चाहते हैं, अपने भारत को मजबूत स्थिति में देखना चाहते हैं, तो एक ऐसे कैंडिडेट को वोट दीजिए जो सच में हमारे भारत के लिए ज़रूरी हो, जो सच में एक सच्चा व्यक्ति हो। धन्यवाद। ठीक है, चलिए अब इनके तरफ से हो गई। लगातार मैंने बीच में देखा नोक झोंक की भी जो हालात है वो भी बन गए थे, ड्रेस कोड पर लेकर लड़के भी तंज कसते नजर आए। हालांकि वहाँ से एक अच्छी बात ये निकल कर आई कि ड्रेस कोड आपका कोई भी हो, अपनी संस्कृति और सभ्यता को अपने अंदर समाहित रखेंगे। आखिरी प्रतिक्रिया यहाँ से लेते हैं। अगर किसी को और बात करनी हो तो अपने हाथ उठाएगा, मैं उस तक जरूर पहुँचने की कोशिश करूँगा। जी, अंत में मैं हमारे देश के युवाओं के लिए एक बहुत ही मोटिवेशनल लाइन कहना चाहूँगी कि यदि देश हित के लिए मरना पड़े मुझको सहस्त्रों बार भी, फिर भी ना इस कष्ट को निज ध्यान में मैं लाऊं कभी। हे ईश्वर, इस भारतवर्ष में 100 बार मेरा जन्म हो और कारण सदा ही मृत्यु का, देश उपकारक कर्म हो, देश उपकारक कर्म हो। धन्यवाद, नमस्कार। हमेशा इसी देश पर जीने मरने की जो कस्में हैं वो युवाएं खाते नजर आते हैं। हालांकि बिल्कुल यही सही बात है कि हर युवाओं के भीतर यही एक उमंग होनी चाहिए कि जब भी हमारी मृत्यु हो, कफन जो हमारा हो वो तिरंगा हो। और ऐसी ही बात इन युवाओं के बीच से निकल कर आ रही है। आखिरी करते करते ये श्रृंखला इतनी बड़ी है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। और युवाओं की श्रृंखला कुछ ऐसी होती है, क्योंकि जब आप युवा को उल्टा करते हैं तो आप देखेंगे युवा वायु का रूप लेती है, और वायु का वेग इतना तेज होता है कि वो किसी भी प्रहार को तेज धार की तरह काट सकता है। एक बार पहले जोरदार ताली आप अपने लिए बजाइए। इन्हीं तालियों के साथ भाई से आखिरी प्रक्रिया लेते हैं, और इस प्रक्रिया के बाद चलेंगे आपके पास, क्योंकि आप इस पूरे महफिल की जो है वो शान बनकर बैठे हैं बीच में। एक गाना आपसे सुनेंगे, उसके बाद इस कार्यक्रम की समाप्तियों की ओर बढ़ेंगे। क्या कह रहे थे आप? वंदे मातरम सभी को। मेरा नाम हरिओम गुप्ता है और मैं जनसंचार विभाग का विद्यार्थी हूँ। बस अभी विकसित भारत की बात हो रही थी, मैं बस ये कहूँगा कि विकसित भारत तभी संभव होगा जब युवा इस चीज़ के लिए अपने पूरा का पूरा समर्थन दें। क्योंकि जब जब ये इतिहास गवाह, और आप सभी भी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि जब जब भारत ने कुछ ठाना है वो करके दिखाया है। क्योंकि अभी बात हो रही थी जाति मजहब पे, अभी हमारी माँ बहनों की रक्षा के बारे में बात हो रही थी, तो एक खुद की कविता लिखी हुई है, उस पर सभी से जुड़ने का प्रयास करूँगा कि इस दुनिया का मैं क्या करूँ, अकेले किस किस से लड़ूँ। इस दुनिया का मैं क्या करूं, अकेले किस किस से लड़ूं। जहां देखो वहां अराजकता का मेला है, भीड़ में भी देखो खड़ा आदमी कितना अकेला है। कि तकलीफ में तो सब यहाँ आंसू आकर बहाते हैं, तकलीफ में तो सब यहाँ आंसू आकर बहाते हैं, मगर क्यों हम तकलीफ दूर करने को कोशिश तक न कर पाते हैं। देखो इस दुनिया की लीला कितनी कमाल है, जी देखो इस दुनिया की लीला कितनी कमाल है। मुसीबत में फंसे इंसान से पूछते हैं, और भाई सुना क्या तेरा हाल है। कि है इंसानियत अगर
ध्यान दीजिएगा कि है इंसानियत अगर तो क्यों इंसानियत को भूल बैठे हैं, कभी जाति तो कभी मजहब के नाम पर क्यों लड़ते रहते हैं। कि थी मेरे भारत की संस्कृति तो कभी ऐसी नहीं, थी मेरे भारत की संस्कृति तो कभी ऐसी नहीं, वसुधैव कुटुंबकम की बात थी इसी तरह से कही गई। अंतिम पंक्तियों से अपनी बात खत्म करूंगा कि कह रहा है बाल कवि हरिओम गुप्ता आज बस यही, कह रहा है बाल कवि हरिओम गुप्ता आज बस यही, मान जाओ वरना संभल जाओ वरना खत्म मानवता होने में समय ज़्यादा लगेगा नहीं, समय ज़्यादा लगेगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। जब ऐसे युवाओं को हम देखते हैं, रचनाकारों को देखते हैं, तो वाकई ये विश्वास हो जाता है कि इस देश की जो गतिविधियां हैं उनमें कहीं ना कहीं गति लगने वाली है। आखिरी पड़ाव पर, आखिरी इस स्वतंत्रता का रंग युवाओं के संग का ये आखिरी पड़ाव आपसे खत्म करना चाहते हैं एक मधुर आवाज़ में, अपने एक मधुर सा गीत इस देश को समर्पित, नौजवानों को समर्पित और इस देश के जवानों को समर्पित। जवानों और नौजवानों दोनों को ही समर्पित होगा। जैसे हिमांशु ने कहा ओलंपिक्स की बात करी, अभी ओलंपिक्स हमेशा अभी ख़त्म हुआ है और जितने युवा थे उनको सलाम करते हुए ये गीत मैं गाना चाहूँगा। सबका साथ मिले, तालियों के साथ सबकी देकर आखिरी पड़ाव की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अपना है दिन ये आज का, दुनिया से जाके बोल दो, ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत। तो ये थी इंडिया हेड की खास पेशकश, स्वतंत्रता का रंग युवाओं के संग, और हमारे साथ दाहिने और बाएं आप देख सकते हैं किस तरह से वो युवा जोश उपस्थित है और इन्हीं युवाओं ने तमाम तरह की बातें कहीं, इनकी कलाओं को भी हमने देखा। ये बात तो तय है कि अब जब ये युवा यहाँ से आगे कदम बढ़ाएंगे तो देश हित में ये कदम बढ़ेंगे, राष्ट्र हित में कदम बढ़ेंगे और देशभक्ति की एक अलग परचम लहराते हुए नजर आएगी, जैसे इनके हाथों में आप ये तिरंगा लहराते हुए देख रहे हैं। तभी तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सीने में जुनूं आँखों में चमक रखते हैं, सीने में जुनूं आँखों में चमक रखते हैं, इनके आवाज़ से दुश्मन भी घबरा जाएं, ऐसी आवाज़ में ये खनक रहते हैं। एक बार जोरदार तालियां आप लोग अपने लिए बजाइए। जय भारत माता की जय, बोलो बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो ये बुलंद आवाज़ साफ तौर पर ये जाहिर करते हैं कि आवाज़ जहाँ भी जाएंगे, जिस देश में, जिस प्रदेश में भी अगर ये आवाज़ गूंजते हैं तो वहाँ से एक ही चीज़ सामने निकल कर आएगी, भारत माता की जय और वंदे मातरम। इसलिए तो हम हैं इंडिया हेड, क्योंकि हम हैं बढ़ते भारत की आवाज़, क्योंकि हम हैं बढ़ते भारत की आवाज़। जय हिंद, जय भारत।